Welcome guys to the chapter 2 of FM Financial Management. सही बात है ना? जरूर कहने ना? चलो we will start this topic. Types of financing. Learning outcome देख लेते एक बार. Describe the different sources of finance available to a business, both internal external. You learned in the first chapter that why finance is required. How finance is a crucial factor for every business organization. Why financial manager is a key person in every manufacturing, trading or any industry. You've seen the traditional aspect of financial managers and the new latest approach developed during this period in the financial managers. Now you know the importance of finance manager in the company. Now, you know the cost of capital also. I had explained that in the first lecture only. You know what is cost of capital? Either it will be cost of equity, cost of debt, मतलब cost of own funds, cost of loan funds, bank, whatever the source. जनरली हम सबको पता ही है कि हम लोग बैंक से कर्जा उठाते, डिबेंचर्स इशू करते, इक्विटी इशू करते, ओन फंड्स क्रिएट करते, बट इसके अलावा भी सोर्सेस है. इसके अलावा भी टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी देयर आर मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल इन द मार्केट. तो वो जो भी सोर्सेस है वो सब डिस्कस किए गए टाइप ऑफ फाइनेंस में इन द सेकंड चैप्टर. दिस इज वेरी गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड. एक बार समझा तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये लेवल पे अपन सीख लेते. विल गो इन अ कंसेप्चुअल सेंस, अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू गिव द फाइनेंस एंड व्हाट इज ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. खत्म. कोई भी तुमको तुम्हारे कंपनी को पैसा दे रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा उसका? खत्म ना. बस तुमको दो ही चीजें समझनी है. कौन से पीरियड के लिए दे रहा? शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड, लॉन्ग पीरियड. कौन से व्यू से दे रहा? इक्विटी गेन करना चाहता है, ओनरशिप गेन करना चाहता है, सिर्फ कर्जा दे के रिटर्न कमाना चाहता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? अगर इक्विटी में उसका एक्सपेक्टेशन है तो कौन से व्यू से आ रहा है? आपने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए अपन ये फाइनेंस के टाइप सीखेंगे. लर्निंग आउटकम्स में दिया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू अ बिजनेस, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सेकंड, डिस्कस द वेरियस लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. जो अभी बोला मैंने, यू नो लॉन्ग टर्म इज फॉर प्रोजेक्ट, गुड. मीडियम टर्म इज either for project or for working capital also. And short term is generally meant for working capital. Good. Discuss in detail some of the important sources of finance. This would include venture capital financing, lease financing, financing of export trade by banks. Okay. Then discuss the concept of securitization. Securitization मतलब हाँ? It's different. I will tell you, no issue. आपको किसी को पता नहीं है. I was thinking कि आपको मालूमात रहेगी, बट आपको सिक्योरिटाइजेशन की कंसेप्ट मालूम नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन देख लेंगे. ओके. आगे डिस्कस द फाइनेंसिंग इन इंटरनेशनल मार्केट बाय अंडरस्टैंडिंग वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रिवेलेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. IFRS की वजह से हम ग्लोबल हो चुके हैं, तो सिर्फ इंडिया से ही फाइनेंस आना नहीं बनता. बहुत बार हम लोग बाहर से भी फाइनेंस उठाते हैं. तो किस तरीके से उठाया जाता, कैसे उठाया जाता, किस तरीके से वर्क करता, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है, चलो. चैप्टर ओवरव्यू में दिया है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सबसे पहले क्या बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन रिटेन अर्निंग,
देन डिबेंचर बॉन्ड्स, देन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर्स। ये पहले तीन क्या है? ओन फंड्स। बोल सकते हो ना आप? पक्का? श्योर? एंड दिस आर आउटसाइडर्स फंड नीचे के। पक्का? फाइनेंशियल नीड्स एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ बिजनेस। यू नो फाइनेंशियल नीड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या रहती है? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट सेटअप, आया ना? वही दिया होगा यहाँ पे, देखो, ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। खत्म। फंड्स रिक्वायर्ड to finance the permanent or hardcore working capital should be also procured from a long term sources. Hardcore working capital मतलब जो must है, that will be blocked anyway. नहीं, it is working capital only, but that will be always blocked. जो पोर्शन है वर्किंग कैपिटल का, जो हमेशा ब्लॉक ही रहने वाला है, जो हमेशा ब्लॉक ही रहने वाला है, उसको क्या बोलेंगे अपन? Who's that? That's okay. Okay? चलो. Then medium term financial needs. Such requirements refer to those funds which are required for a period exceeding 1 year but not exceeding 5 years. Long term is 5 to 10 years. Always remember. Yeah, it is 5 to 10 years. 1 to 5 years क्या बेटा? Medium. Yes or no? This might be needed for store, spares, critical spare, tools, dies, molds. Then short term. What is short term? You all know, working capital finance. It is required for running of the business. It is generally for a period of 1 year. Up to 1 year. Because 1 to 5 में अपन बोलते medium, 5 से 10 को बोलते अपन long term. So नॉट एक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड जो है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज 1 ईयर। लास्ट में दिया है किस चीज के लिए चाहिए? डेटर, स्टॉक, कैश, इन्वेस्टमेंट इन दिस असेट आर नोन टू बी नोन एज मीटिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसर्न। कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। बेसिक प्रिंसिपल फॉर फंडिंग वेरियस नीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे स्टेजेस एक्सप्लेन किए, अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज, स्टेबल स्टेज। इनिशियली तेरा जो भी धंधा है तो शुरू करने जा रहा है, उसमें रिस्क ज्यादा है, तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, यू डोंट नो वेदर दैट इज गोइंग टू रन, वो डूबने वाला है, चलने वाला है, ग्रो करने वाला है, तेरे को मालूम है क्या है? तो हाईली अनसर्टन। इस टाइप पे कौन फाइनेंस देगा तेरे को? एक तो इक्विटी, ऊपर से वो इक्विटी भी क्या है? एंजल फाइनेंसिंग। आपने पिछली लेसन में पढ़ा ना, एंजल फाइनेंसिंग। कोई तुम्हारे कंसेप्ट पे भरोसा करके अगर वो पैसा लगा रहा है एंड ही इज एक्सपेक्टिंग इक्विटी फॉर दैट फंडिंग, तो इट इज कॉल्ड एज एंजल फाइनेंसिंग। क्यों? वो तुम्हारे लिए भगवान है, वो तुम्हारे पे भरोसा रख रहा है। यस, यहाँ पे दिया अर्ली स्टेज, हाईली अनसर्टन नेचर ऑफ बिजनेस, हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी। दोनों चीजों में भाई अगर हाई अनसर्टेनिटी रही तो अपन एंजल फाइनेंस के लिए जा सकते हैं, इक्विटी एंड एंजल फाइनेंस। सेकेंड केस में इक्विटी, वेंचर कैपिटल, डेट। अगर बैंक को प्रोजेक्ट फिजिबल लगता है तो बैंक विल फंड यू, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कंपनीज विल आल्सो गोइंग टू फंड यू इन दैट केस। ग्रोथ स्टेज में रहा तो तुम्हारे अनसर्टेनिटी कम हो गई, क्यों? तुमने पहली स्टेज पार कर दी, यू वोन द ट्रस्ट, यू वोन द ट्रस्ट। आपके फाइनेंशियल्स बोल रहे हैं अभी, इनिशियली आप सिर्फ प्रोजेक्शंस पे बात कर रहे थे, अर्ली स्टेज में आप किस चीज पे बात करते हो? प्रोजेक्शंस पे। ग्रोथ स्टेज में आपका कुछ ना कुछ दिखाने के लिए फाइनेंशियल्स बन चुका है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली स्टेज क्या है बेटा? ऑन प्रोजेक्शंस, ऑलवेज ऑन प्रोजेक्शंस। क्यों? कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ हवा में महल बनाया है, वो महल खड़ा होगा कि नहीं होगा डोंट नो, वो आगे चल के प्रूव होगा। ग्रोथ स्टेज में क्या है बेटा? तूने कुछ तो खड़ा किया है, तेरे पास दिखाने के लिए कुछ तो है, तो अभी तेरी रिलायबिलिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो वहां पे रिस्क क्या हो गई बेटा? मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी। ये टाइम पे तेरे को कोई भी फाइनेंस देगा,
क्यों? तूने तेरे को प्रूव किया है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? डेट, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी। थर्ड केस में स्टेबल स्टेज, यहाँ पे बहुत कम अनसर्टेनिटी रहती है। इंसान किसी को भी, कोई भी इंसान स्टेबिलिटी में इक्विटी डाइल्यूट नहीं करता, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करता, कॉमन सेंस है। तो वो हमेशा किस चीज के लिए जाएगा? डेट। आसानी से अवेलेबल रहेगा, उसने परफॉर्मेंस दे चुका है, उसके फाइनेंशियल बोल रहे हैं, वो कंट्रोल कभी लूज नहीं करेगा। क्यों करेगा? इफ यू आर इन अ स्टेबल स्टेज, व्हाई यू आर गोइंग टू लूज योर कंट्रोल? आप ओनरशिप डाइवर्ट नहीं करने दोगे, तुम्हारी ओनरशिप तुम्हारे पास रहोगे। नेचुरल ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है। सो वो टाइम पे ही विल प्रेफर फॉर डेट। सो ईच स्टेज में हम लोगों को अलग अलग फाइनेंस के टाइप पे डिपेंड रहना पड़ता है। अर्ली स्टेज में भाई अपन एंजल को ही बुलाएंगे, ये सुनो। ग्रोथ स्टेज में हमको मालूम है, हमने कुछ ना कुछ प्रूव किया है, डेट मिलेगा, वेंचर कैपिटल भी मिलेगा, प्राइवेट इक्विटी भी मिल सकती, अगर अपने को जरूरत पड़ी विल गो फॉर इट। थर्ड स्टेज में, स्टेबल स्टेज में अपन बोलेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं, बैंक को भी पूछेंगे कितना कम से कम रेट में दे रहे हो। देखो आरबीआई का बेस रेट ये है, इसके ऊपर कितना लगा रहे हो। वो बैंक मेरे को 2.5 से दे रही है, तुम कितने से दे रहे हो? सही बात है कि नहीं है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तुम वहां पे भी बार्गेन करने की कोशिश करोगे, क्यों? अभी तुम्हारी औकात बढ़ गई है, यू आर इन द स्टेबल स्टेज। तो ये स्टेजेस यहाँ पे दी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज बेस्ड ऑन बेसिक सोर्स। देखो दो टाइप पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन बेसिक सोर्स एंड बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियड। यहाँ पे दिए सोर्स ऑफ फाइनेंस में एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या है बेटा? बाहर से पैसा ला रहे। बाहर से पैसा दो ही चीजों में आ सकता है, एक तो इक्विटी आएगी या डेट आएगा। आइदर इक्विटी, इक्विटी में दो टाइप है, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल इक्विटी, खत्म। एक्सटर्नल में और क्या है बेटा? डेट, बोरोड कैपिटल। ये कहां से आएगा? डिबेंचर्स, पब्लिक से पैसा उठाओ, या फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर्स। बट एक कर्जा ही है, किसी भी नाम से लो, कर्जा, खत्म, पक्का। इंटरनल सोर्स क्या बेटा? रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग मतलब जो हमने प्रॉफिट कमाया, वो जो हमने प्रॉफिट कमाया वो डिविडेंड करके बांटने से बेहतर है वही अपन अपनी कंपनी में वापस एम्प्लॉय कर रहे हैं, पक्का। तो ओन फंड्स कौन से हुए? यहाँ पे ओन फंड्स कौन से हुए? ओन फंड्स खत्म, गुड। ऊपर के इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग्स, बाकी सब क्या है? डेट है, डेट, कर्जा, किसी भी नाम से बुलाओ। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। ये जो है दूसरा क्या बेटा? मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। देखो पहला अपना क्या था? बेस्ड ऑन बेसिक सोर्स, जो अपन ने देख लिया। अभी क्या है? बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ रीपेमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों चीजें दी है। लॉन्ग टर्म मतलब कितना? 5 to 10। ये कितना है बेटा? 1 to 5, पक्का। एंड दिस इज अप टू 1, खत्म, श्योर। लॉन्ग टर्म में क्या बेटा? इक्विटी कैपिटल और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, बॉन्ड of different type, loan from financial institution, loan from state financial corporation, loan from commercial bank, venture capital funding, asset securitization, international financing like euro issues, foreign currency loans। तुम बोलो ये क्या है? ये अपन सब डिटेल में पढ़ने वाले, नीचे दिया है। देन मीडियम टर्म, हम सबको इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालने की है, कॉस्ट ऑफ डेट भी निकालने का है, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड भी निकालने का है। हमको ये पूरे टॉपिक में ये सब सीखने का है, ये पूरे सब्जेक्ट में ही। फाइनेंस है, मतलब फाइनेंस की कॉस्ट तो आने वाली है ना। अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर भी डिसाइड करने का है कि भाई इक्विटी कितनी चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मतलब डेट की कितनी है, बॉन्ड्स की कितनी है, डिबेंचर्स की कितनी है, अपने को हर एक चीज कैलकुलेट करना है।
आसान चीज है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कॉस्ट कैसे निकालना है आपको मालूम है, जनरल कंसेप्ट के ऊपर चलो, ज्यादा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे जेब से जा रही है वो मेरी कॉस्ट है, खत्म। तो कंसिडर द कॉस्ट, apportion it over the portion of debt, find out the percentage, that will be the cost. सही बात है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लेन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे आसान वही है। ग्रोथ रेट भी एक्सपेक्टेड रहता है, अगले साल उसको ग्रोथ रेट भी रहेगा। अगर तुमको अगले साल की कॉस्ट दी होंगी तो तुमको पिछले साल की ड्रॉ करनी है, वो ग्रोथ रेट के साथ आई होंगी, तो ग्रोथ रेट कम करके पिछले साल क्या कॉस्ट थी वो भी निकाल सकते। ओवरऑल कॉस्ट क्या रहती है? कुछ नहीं। ओवरऑल कॉस्ट मतलब क्या? तुमने सम ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10, 1 to n, ये फॉर्मूला देखा है ना? वेटेड एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। बस देख, ये कॉस्ट ये कैपिटल के लिए, ये कॉस्ट ये लोन के लिए, ये कॉस्ट ये लोन के लिए, तो ये क्या है बेटा? वेट है, और ये रेट है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तब आएगी ओवरऑल कॉस्ट। कंसेप्ट समझा? तो वो एंगल से अपन आगे चलेंगे। आपको यहाँ पे रेशियो एनालिसिस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, ये हर एक चीज अपन डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बेस दिया है सेकंड चैप्टर में, ये अभी रपा रप अपन निकाल देते, खत्म हो जाएंगे। मीडियम टर्म में क्या बेटा? प्रेफरेंशियल, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, fixed deposit for a duration of 3 years, medium term loans from commercial bank, financial institutions, state financial corporation, lease financing, hire purchase financing। तुम असेट हायर परचेस पे खरीद सकते हो, आपने हायर परचेस अकाउंटिंग सीखा है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईरो इश्यूज, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। आप बोलोगे सर ये बहुत सारी चीजें तो फर्स्ट स्टेज में लॉन्ग टर्म में भी है। सही बात है, वो दोनों जगह पे आने वाला है। वो मीडियम टर्म के लिए भी रह सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकता है, खत्म। शॉर्ट टर्म के लिए देखो, ये पूरा तुमको अलग दिखेगा, ट्रेड क्रेडिट। सेकंड, accrued expenses and deferred income. Short term loans like working capital loans from commercial bank, advance received from customers, and various short term provisions. चलो अभी एक एक दिखते नीचे। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में दिए दो चीजें, एक शेयर कैपिटल, डेट। शेयर कैपिटल में दो चीजें, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। डेट में डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन से रह सकते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रह सकते, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से रह सकते, कमर्शियल बैंक से रह सकते, पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकते हो तुम 3 साल के लिए मीडियम टर्म में। क्या सुनो, ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, अभी ये मैं पूरा डिटेल पढ़ूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। सही बात है ना, क्योंकि तुमको हो चुका है 10 बार। ऐसा नो, बट फिर भी मैं आपको देता हूँ। अ पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी में रेज फंड्स from the promoters from investing public by way of owners capital or equity capital by issuing ordinary equity shares. Some of the characteristics of owners or equity share capital of, सबसे important क्या बेटा? परमानेंट सोर्स से वापस देने का नहीं है। आया रिस्क खत्म हो गया ना, रिस्क बर्डन कम हो गया। इवन तो कॉस्ट इज मोर, रिस्क बर्डन क्या हो गया? खत्म हो गया ना। कॉस्ट भी अगर कमाए तो देंगे, नहीं कमाए तो मैं भी डूब रहा तू भी डूब। सही बात है ना, खत्म। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर कैपिटल इन द कंपनी आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर और ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर आर प्रैक्टिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी एज दे अंडरटेक द हाईएस्ट रिस्क। उन्होंने रिस्क लिया है, उन्होंने। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स आफ्टर इनकम claims of other stakeholders are satisfied. The dividend payable to them is an apportionment of profit and not a charge against profit, जो मैंने पहले ही बोला था। It is after tax. It is not expenses. It is apportionment of profit. सही बात है ना, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं दिया जाता, ये प्रॉफिट में से दिया जाता। पक्का? कर्जे का ब्याज प्रॉफिट के अगेंस्ट दिया जाए, पहले दिया जाएगा, ये आफ्टर प्रॉफिट दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम
on assets after the claim of the other suppliers of capital have been made. मतलब सबका देने के बाद जो बचेगा यही इन लोगों का, नहीं बचा तो भीख मांगो, कोई लेना देना नहीं, खत्म। बचा तो इनका, नहीं बचा तो उनको घर से तो नहीं ला रहे, लाने को बोल रहे हैं ना, खत्म। हाँ, अगर उन्होंने फेस वैल्यू में से कोई पार्ट अगर जमा नहीं किया होगा कंपनी में तो उनको जमा करना पड़ सकता है इन केस ऑफ डिफिशियंसी। The cost of ordinary share is usually the highest. This is due to the fact that such shareholders expect a higher rate of return as their risk is highest on their investment as compared to other suppliers of long term fund. वो सिर्फ उनके पैसे के लिए, कैपिटल ग्रोथ से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर का है। तुम बोलोगे सर डिविडेंड तो कम मिलता है, अबे डिविडेंड कम मिलने दे, कैपिटल ग्रोथ तो मिल रही है ना उसको, तो इज एक्सपेक्टिंग more, definitely more. Ordinary share capital also provides security to other suppliers of fund. Any institution giving loan to the company would make sure the debt equity ratio is comfortable to cover the debt. There can be various types of equity shares like new issue, right issue, bonus shares, sweat equity. मालूम है आपको ये सब, फाउंडेशन में पढ़ा बनने। अभी एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर, क्या एडवांटेजेस होती है, डिसएडवांटेजेस भी दिए है। एडवांटेजेस आप पढ़ लो, डिसएडवांटेजेस मैं पढ़ूंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन एडवांटेजेस, रेजिंग द फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल हैज सम disadvantages in comparison to the source of finance. These are as follows. पहला, investor find ordinary share riskier because of uncertain dividend payments and capital gains. बोल नहीं सकते ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, डिविडेंड देगी कि नहीं देगी। सेकंड, the issue of new equity shares reduces the earning per share of existing shareholder until and unless the profit are proportionately increased. समझा? EPS कम हो जाएगा ना जब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। Then the issue of new equity shares can also reduce the ownership and control of existing shareholder. Dilution of ownership. Now preference shares. You all know preference shares क्या रहता है? क्या रहता है? इक्विटी शेयर्स का बड़ा भाई या छोटा भाई भी बोल सकते, जो रोएगा और बाहर वालों का कर्जा खत्म होने के बाद सबसे पहले वो उसका हक लेके जाएगा। फिर अगर कुछ बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर। क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर आर इन फिड्यूशियरी पोजीशन, दे आर इन फिड्यूशियरी पोजीशन। क्यों? अब वो मालक बन गया ना। अभी प्रेफरेंस शेयर वाला मालक नहीं है ना, वो भी मालक है लेकिन उसको प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड पे। मतलब कंपनी का प्रॉफिट कम रहे ज्यादा रहे, उसको डिविडेंड उसको मिलना चाहिए। उसमें दो टाइप है, कौन सा टाइप है? कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। ये तुमने सब पढ़ा है फाउंडेशन में, यही चीज यहाँ पे दिया है, अलग कुछ नहीं है। पढ़ लोगे क्या? पक्का? श्योर? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है मालूम है क्या? रेट ऑफ डिविडेंड इज मोर देन द रेट ऑफ डेट। क्यों? वो रिस्क ले रहे ना, डेट वाला रिस्क नहीं ले रहा, वो तुमसे सिक्योरिटी डिमांड कर रहा, वो कर्जा दे रहा ना। अगर उसका 10% रेट रहेगा तो प्रेफरेंस का बोलेगा ना मेरे को 12 दो 13 दो, कुछ ना कुछ तो ऊपर मांगेगा क्योंकि ही इज बियरिंग द रिस्क फैक्टर। ठीक है ना, दोनों का करना है उसको। क्यूमुलेटिव रहा तो उसका भी देने का है, लेकिन बेटा उसके पास सिक्योरिटी नहीं है ना, उसके पास डिग्री नहीं है ना। समझा क्या? इसके पास डिग्री है, उसका नाम बड़ा छपेगा, इसका छोटा छपेगा, इसका डिग्री नहीं है ना पगले। लॉजिक है ना, वो सिक्योरिटी लेके बैठा, वो 100%, 70%, 80% एसेट मॉर्गेज करके बैठा पैसा देते टाइम। ये तेरे को बिना उसके दे रहा ना, तो इसका मतलब क्या? वो एक्सपेक्ट करेगा ना, मतलब हाई रेट वो एक्सपेक्ट करेगा। किससे? लोन इंटरेस्ट से। तो तुम बोलोगे सर ये चीज, अरे लॉजिक है। तुम बोलोगे ये लिखा होगा यहाँ पे, उसको लिखना ही पड़ेगा। दे विल एक्सपेक्ट डेफिनेटली हाई रेट ऑफ डिविडेंड देन इक्विटी नहीं बे, देन डेट, देन इंटरेस्ट रेट्स। ये चीजें पढ़ो। लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर कैन बी रेज थ्रू पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। नेचुरल है पहला लाइन। सच शेयर्स आर नॉर्मली क्यूमुलेटिव, बोला ना। क्यों? अबे नॉन क्यूमुलेटिव कौन लेगा? प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल दो, लेकिन दो।
लाइबिलिटी तो क्रिएट करके रखेंगे ना. Yes, the dividend payable in a year of loss gets carried over to the next year till there are adequate profits to pay the cumulative dividend. बोला ना. Third, rate of dividends on preference shares is normally higher than the rate of interest on debenture. तुम बोलोगे लॉजिक है, यहाँ नहीं वाला है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. वैसे भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला तुमको, तुम्हारी लेवल इतनी छोटी नहीं है. बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको इतना डिटेल सिखा रहा. पक्का पढ़ लोगे? श्योर ना? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्टिबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी रहता है. यहाँ पे नीचे एक कंसेप्ट दिया है, क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स CCPs may also be offered, under which shares would carry cumulative dividend of a specified limit for a period, say 3 years, after which the shares are converted into equity shares. These shares are attractive for projects with long-term gestation period. मतलब भाई जब तक प्रोजेक्ट चालू नहीं होता तब तक तुमको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा. जब प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तब तुमको कन्वर्ट कर लिया जाएगा इक्विटी शेयर में. मतलब तुमको इक्वल ओनर बना लिया जाएगा और फिर जो अदर शेयर होल्डर्स को मैं डिविडेंड देता हूँ उसी रेंज में आप आ जाओ. बट गैस स्टेशन पीरियड है ना, ठीक है, तब तक तुमको सिक्योरिटी चाहिए. देखो नॉर्मल शेयर होल्डर को गैस स्टेशन पीरियड में मैं डिविडेंड दूंगा क्या? नहीं दूंगा. तो तुम इंटरेस्टेड नहीं रहोगे इन्वेस्टमेंट के लिए. तो रहेगा लॉस होने वाला तो कौन? लॉस नहीं, प्रोजेक्ट ही चालू नहीं होने वाला 3 साल पर मेरे को पैसा आज चाहिए. तू करेगा इन्वेस्टमेंट? 3 साल का रिटर्न 3 साल का रिटर्न क्यों छोड़ेगा तू? तो 3 साल उसको क्या बोलेंगे अपन? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. भैया आज वाले 3 साल के बाद तो मिलेगा ना, तेरा राइट क्रिएट हो गया. जब धंधा चलो होगा, एडिक्वेट प्रॉफिट रहेंगे, मैं तेरे को डिविडेंड दे दूंगा तेरे को 3 साल का. लेकिन 3 साल बाद तेरे को क्या करूंगा मैं? कन्वर्ट कर दूंगा. कहाँ पे? इक्विटी शेयर में. उसको क्या बोलेंगे? CCP, कन्वर्टिबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट याद रखो, खत्म. वो रिडीम भी होते हैं फ्यूचर डेट को. आपको तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने अकाउंटिंग में सीखा है, खत्म. Now various types of preference shares can be as follow. दिया है क्यूमुलेटिव मालूम है आपको, नॉन क्यूमुलेटिव ये भी मालूम है आपको, रिडीमेबल ये भी मालूम है आपको, पार्टिसिपेटिंग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस विच रिमेन्स आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के साथ उनको थोड़ा अलग से एडिशनल डिविडेंड दे सकते हैं. उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस. मतलब तेरे को 12% से मिला डिविडेंड लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा बच रहा, तो इक्विटी शेयर होल्डर के साथ आपको कुछ एडिशनल पर्क्स दिए जाएंगे, एडिशनल डिविडेंड दिया जाएगा. दैट इज पार्टिसिपेटिंग. नॉन पार्टिसिपेटिंग आपको मालूम है, सिर्फ आपको अपना डिविडेंड मिलेगा. कन्वर्टिबल जो मैंने बोला CCP, खत्म. उसके बाद एडवांटेज ऑफ रेजिंग फंड बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. पढ़ लो मेरे भाई, डिसएडवांटेज भी पढ़ लो मेरे भाई. अभी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो. एक डिविडेंड पेमेंट, बेटा इक्विटी शेयर्स को क्या है? प्रेफरेंस शेयर का देने के बाद देते, प्रेफरेंस को कंपलसरी देते बिफोर इक्विटी. देन रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है इक्विटी का, डिसाइडेड नहीं है, एज पर प्रॉफिट है. इनका फिक्स है. कन्वर्टिबिलिटी, इक्विटी शेयर नॉन कन्वर्टिबल है, वो इक्विटी है, वो ओनर है, ये कन्वर्टिबल रह सकते हैं. वोटिंग राइट, बेटा इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट फुल्ली है, इनको लिमिटेड वोटिंग राइट है. अगर इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे होंगे तो ही वो वोट कर सकते हैं. पक्का मालूम है? ये सब हुआ है आपको. रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स आपको मालूम है यार, आपने अपने एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है वो अपन वापस फ्लो बैक करते हैं कोई भी कंपनी के प्रोजेक्ट में, खत्म. उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग. लॉन्ग टर्म फंड में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय एक्यूमुलेटिंग the profits of the company and by flowing them back into the business. बोला ना, you flow back the profit you have earned into new projects to run the business smoothly. खत्म. ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? अरे ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी? तुम्हारा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हो रहा, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हो रही. श्योर ना? नाउ डिबेंचर्स, यार ये भी आपको पता है फिर भी मैं वापस पढ़ रहा हूँ हर एक चीज को. क्या है डिबेंचर्स? जैसे शेयर रहता है वैसे डिबेंचर रहता. इट्स ए डेट इंस्ट्रूमेंट. क्या बेटा ये 100 रुपए से 1000 रुपए तक डेट इंस्ट्रूमेंट वैरी होता है. मैं पब्लिक के पास जाता हूँ,
इशू रेज करता हूँ डिबेंचर्स का। आपने इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों की अकाउंटिंग पिछले साल ही की है फाउंडेशन में, ठीक है? तो मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, पक्का ना? मैच्योरिटी क्या रहती है डिबेंचर की, पिछले साल हुआ है, देखने की क्या ज़रूरत है? क्या रहती है? 3 साल से 10 साल बस खत्म, 3 साल से 10 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल तक। गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहा तो 20 साल तक भी रह सकता है। ग्रेट, आई लाइक इट। पक्का? श्योर ना? Now debentures can be divided into following 3 category based on their convertibility. First non convertible, fully convertible, and third कौन सा बेटा? Partly convertible। बताओ मेरे को, what are non convertible? कुछ नहीं, उनको पैसा वापस दे दो, खत्म करो। Convertible यह क्या रहता है? पक्का? श्योर? As per the terms of issue, खत्म। As per the terms of issue, बाद में नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, लोन डेट, लोन इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद पार्टली कन्वर्टेबल, सेम लाइक दैट, बोथ कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, उसको चॉइस है। वो पीरियड के बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट भी हो सकता, लेकिन इक्विटी में कन्वर्ट होने के टाइम पे मार्केट वैल्यू एनालिसिस होगा, डेट का रिपेमेंट फिक्स है, समझ रहे हो? इक्विटी की वैल्यूएशन वैरी होने वाली है, तो उसको अगर सुटेबल लगा तो ही विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अगर नहीं लगा, उसका फायदे का सौदा रहा, तो कोई भी इंसान फायदे का सौदा उठाएगा, लॉस का नहीं। ओके, अदर टाइप्स ऑफ डिबेंचर विद देयर फीचर्स आर एज फॉलो। फर्स्ट इज बियरर। बियरर मींस ट्रांसफरेबल, लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर्ड, जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसको इंटरेस्ट पे होगा। मॉर्गेज, यस, असेट को सिक्योर्ड करके जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। नेकेड और सिंपल, अनसिक्योर्ड, मेरे पे भरोसा है, पैसे डाल, दिस इज नेकेड सिंपल। भरोसा नहीं है, ठीक है, असेट के ऊपर मॉर्गेज है भाई, दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे सर इसमें कुछ रेट डिफरेंस आएगा, आएगा ना। अरे बैंक में अनसिक्योर्ड लोन लेने जाएगा तो बैंकर उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है कि नहीं? देन रिडीमेबल, मालूम है आपको, रिपेड आफ्टर सर्टेन। नॉन रिडीमेबल, नॉन रिपेबल। जनरली नॉन रिडीमेबल डिबेंचर नाम की कंसेप्ट चलती है क्या? एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस बाय इशू ऑफ डिबेंचर, ये एडवांटेजेस है। ये तुम्हारा डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, ओनरशिप डायल्यूट नहीं होगी, फिक्स इंटरेस्ट रेट रहेगा, इजीली अवेलेबल है पैसे, तुम्हारे गुडविल पे पैसा मिल जाएगा, सही बात है। डिसएडवांटेज ऑफ डिबेंचर फाइनेंस क्या है बेटा, क्या है? बस ये हमेशा याद रखो, इक्विटी में और कर्जे में फर्क क्या है, मैंने बोला। इक्विटी में चल तुम डिविडेंड देते हो, तुमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिख रही है ज्यादा, मेरे भाई तेरे को क्या दिख रहा कि मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, मेरा कॉस्ट ऑफ डेट तो 8.5% ही जा रहा, ठीक है, एग्रीड। 8% ही जा रहा आफ्टर टैक्स, मतलब आई शुड प्रेफर डेट, एग्रीड। लेकिन बेटा उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट भी करना है। इक्विटी में प्रिंसिपल रिपेमेंट की जरूरत नहीं है, तो तुम प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए तुमको कैश फ्लो और एडजस्ट करना पड़ेगा, ये याद रखो। अगर मैं 10 करोड़ इक्विटी से उठाता हूं और 10 करोड़ कहां से उठा रहा हूं? डेट से उठा रहा हूं, समझो चीज। 10 करोड़ को मुझे प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करना है, तो मुझे कैश इनफ्लो 10 करोड़ का एक्स्ट्रा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। भला मेरे को यहाँ पे 2 करोड़ रुपए डिविडेंड के लिए रखने पड़े टैक्स के साथ, चलता है। यहाँ पे मेरे को 85 लाख ही देने के इंटरेस्ट के, लेकिन अगर मुझे 5 साल में रिपेमेंट करने हैं 2-2 करोड़ हर साल, तो मुझे 2 करोड़ 85 लाख की प्रोविजन करनी पड़ेगी, 2 करोड़ की प्रिंसिपल की प्रोविजन करनी पड़ेगी ना। तो वो इनफ्लो भी मेरे को धंधे से मैनेज करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, धंधे का कैपिटल बाहर जा रहा। आउटफ्लो के लिए मेरे को इनफ्लो भी मैनेज करना है। अगर मैं इक्विटी को नहीं दूंगा 2 साल डिविडेंड, चल निकल, नहीं है मेरे पास पैसे, क्या करेंगे वो? उनकी कंपनी है, खत्म, कम हो जाएगा। तो भाई ये सोचना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को, मेरा प्रोजेक्ट को गैस्टेशन पीरियड 2-3 साल, मैं कहां से दूंगा?
तो मैं लाइबिलिटी कितनी बढ़ाऊं, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी लूं कि नहीं लूं? तो ये देख के फाइनेंस को समझना पड़ता है, ये समझने वाली चीज है। समझा ना आपको? कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स पढ़ लो, खत्म। अभी बॉन्ड, बॉन्ड क्या है बेटा? दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक कॉलेबल और दूसरा पुटेबल। सबसे इंपॉर्टेंट, बॉन्ड इज ऑल्सो फिक्स इनकम सिक्योरिटी क्रिएटेड टू रेज फंड्स। बॉन्ड्स कैन बी रेज थ्रू पब्लिक इशू एंड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब जैसे डिबेंचर इशू करता है वैसे ही बॉन्ड इशू करूंगा, या प्राइवेट प्लेसमेंट राइट इशू की जैसे कर सकता हूँ। पैसा चाहिए ना मेरे को, तेरे को इतने इतने टक्के से ब्याज दे रहा हो, तू मेरे को लोन देगा क्या? खत्म। तो बोलेगा क्या लिख के दे रहा? चल बॉन्ड देता है, इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मैं गारंटी दे रहा तुम्हारे पैसे की, तो मैं कर्जा उठा रहा हूँ करके, खत्म। ये चीज है। फर्स्ट इज कॉलेबल, सेकंड इज पुटेबल। कॉलेबल मतलब अच्छे समझ, a callable bond has a call option which gives the issuer मतलब मैं तेरे को इशू कर रहा हूँ, the right to redeem the bond before maturity at a predetermined price known as the call price, generally at a premium। माँ मेरी अगर फाइनेंशियल कंडीशन 5 साल में स्टेबल होने वाली थी, 2 साल में होगी, क्यों रखूं मैं तेरा कर्जा मेरे सर के ऊपर? नहीं चाहिए मेरे को तेरा कर्जा, मेरे को नहीं देने का बैच तेरे को, खत्म। मेरी जरूरत खत्म होगी, मैं बुला लूंगा पहले ही, ए चल आ पैसे ले चल, थैंक यू, मेरी अड़ी अड़चन में तूने मेरे को सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट, दिस इज विद प्रीमियम, थैंक यू, बाय बैक, सीधा खत्म, पहले ही डिसाइड होगी। अगर मेरी परिस्थिति नहीं सुधरी 5 साल बाद दूंगा मैं तेरे को पैसे, मैं 3 साल में दूंगा, 2 साल में दूंगा, ये प्राइस को, कि उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए ना, अगले सब तेरे साइड से कैसे होगा? सही बात है ना। सेकंड क्या बेटा? पुटेबल। पुटेबल मतलब पुटेबल बॉन्ड्स गिव द इन्वेस्टर अ पुट ऑप्शन, दैट इज राइट टू सेल द बॉन्ड्स बैक टू द कंपनी बिफोर मैच्योरिटी। वो भी बोल सकता है खरीद लो ना यार, काय को रख रहे, मेरे को फ्री करो, मेरे को दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरी औकात रही वो टाइम पे मैं खरीद लूंगा विथ माई बेनिफिट, विथ माई बेनिफिट। कॉलेबल में कंपनी बुलाती, पुटेबल में वो बेचता है, वो बेचता है, इन्वेस्टर को राइट है, यहाँ पे ईश्वर को राइट है, यहाँ पे इन्वेस्टर को राइट है। कोई दिक्कत? वेरियस बॉन्ड विद देयर साइलेंट फीचर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज फॉरेन बॉन्ड्स। नाउ foreign currency convertible bond, FCCB. This bond comes at a very low rate of interest. The advantage to the issuer is that the issuer can get foreign currency at very low cost. The risk is that in case of the bond has to be redeemed on the date of maturity, the issuer has to make payment, and at that time the issuer may not have the money. ये समझा? अरे एक ही रिस्क है, जिस तारीख को मेरे को तेरे को पैसे देने के, उस तारीख को मेरे जेब में पैसे नहीं है। खरीद नहीं सकता मैं, जेब में पैसे रहेंगे तो खरीदूंगा ना, है नहीं ना, वही रिस्क है। तो ये तो जिंदगी भर की रिस्क है बे, ये लिखने की क्या जरूरत है? अरे तो किसी भी डेट के लिए वो रिस्क है, देते टाइम मेरे पास पैसे नहीं रहे, ये मेरी बहुत बड़ी रिस्क, ये लिखने की क्या जरूरत है? लिखा है, ओके, दैट्स ऑल। मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ये रिस्क तो हर एक लोन की है। बट इसका प्लस पॉइंट क्या है? ये लो रेट है। आप बोलोगे क्यों सर, ये क्यों लो रेट से है, ये क्यों लो रेट है? पूछना बनता है कि नहीं आपका? आपको मालूम है दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रोथ रेट ज्यादा है। क्या बेटा? ग्रोथ रेट ज्यादा है। मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसका ROI क्या मिलने वाला है? ज्यादा मिलने वाला है। क्यों? ग्रोथ रेट ज्यादा है, स्कोप है ना। जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ऑलरेडी डेवलप्ड होके बैठे, तो उनका स्कोप क्या है? थोड़ा कम है तुमसे, तो नेचुरली वो सोर्स क्या है? थोड़ा सा कम रेट से आएगा। इससे
क्यों? तुम्हारे लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे क्योंकि वो ग्रोथ देख रहे हैं ना बिजनेस की। तुम्हारा ग्रोथ रेट क्या है? ज्यादा है एज अ डेवलपिंग कंट्री। फॉरेन में जाओगे तो डेवलप कंट्री है, क्या ग्रोथ रेट मिलेगा? प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्या? नहीं, यहां पे बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। समझा? प्लेन वैनिला बॉन्ड, अरे वैनिला, यू नो व्हाट इज? द इश्यूअर would pay the principal amount along with the interest rate. This type of bond would not have any options. This bond can be issued in the form of discounted bond or can be issued in the form of coupon bearing bond. Language समझा? Along with interest rate दे रहे हो, principal with interest, उसके साथ कूपन बेरिंग बॉन्ड्स भी बोलते हैं। क्यों? इंटरेस्ट एडिशन आ रहा ना, बस खत्म। सेम स्टोरी है ऊपर की और नीचे की, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देन थर्ड इज कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट्स, FRN. द कन्वर्टिबल FRN is issued by giving its holder an option to convert it into longer term debt security with a specified coupon. It protects an investor against falling interest rate. The long-term debt security can also be sold in the market and the investor can earn profit. Capital gain is not applicable to FRN. क्या समझा? उसको लगा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म इसमें कन्वर्ट कर सकता है और इंटरेस्ट हाई रहेगा लॉन्ग टर्म में। उसके साथ वो उसको बेच भी सकता है, बेच भी सकता है। लाइक इक्विटी शेयर्स बेचते हैं, उस तरीके से वो उसको बेच सकता है। मतलब मैंने तेरे को कर्जा दिया है, मेरे को आज पैसे की जरूरत है, तू तो वापस नहीं दे रहा, तो मैं इसको बेच सकता हूँ, वो मेरे को पैसा देगी और मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा अगर मेरे को जरूरत रही तो। पक्का? उसके बाद ड्रॉप लॉक बॉन्ड, क्या बेटा? It is a floating rate note with a normal floating rate. The floating rate bond would be automatically converted into fixed rate bond if interest rate falls below the predetermined level. मतलब 10% predetermined level है, 12, 13, 14 जो भी आएगा मैं तुमको एडिशनल दूंगा। अगर वो 9% पे जा रहा है तो वो फिक्स हो जाएगा। लॉक 10% पे प्रीडिटरमाइंड रेट है ना, उससे नीचे नहीं जा सकता, उससे ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा। पक्का? The new fixed rate stays till the drop lock bond reaches its maturity. मतलब आखिर तक तुमको वही रेट से मिलेगा। The difference between the convertible floating rate note and drop lock bond is that the former is long option structure and the latter is one short option structure. मतलब ऊपर का जो था फ्लोटिंग रेट वाला FRN वो लॉन्ग टर्म है, ये क्या बेटा? शॉर्ट टर्म है, सीधा सीधा। देन वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन मतलब अरे फ्लोटिंग रेट है, ये तुम्हारा म्यूचुअली डिसाइड होगा बट बेसिक लेवल के नीचे नहीं जा सकता। अगर गया तो लॉक इन में चले जाएगा और अप टू द मैच्योरिटी वही रेट से पैसा देना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट इज विद अ नॉमिनल मैच्योरिटी। द होल्डर ऑफ फ्लोटिंग रेट नोट कैन सेल द ऑब्लिगेशन बैक टू द ट्रस्टी एज एट पार प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, वो वापस बेच सकता। इट गिव्स द इन्वेस्टर एन ऑप्शन टू एग्जिट सो इट इज मोर लिक्विड देन नॉर्मल FRN। क्यों? नॉर्मल FRN मेरे को बेचना पड़ेगा। अरे पगले, मेरे को नॉर्मल FRN किसको बेचना पड़ेगा? थर्ड पार्टी को। मैं यहाँ पे ट्रस्टी को रिटर्न बैक कर रहा हूँ, जो मेरे को बॉन्ड इश्यू कर रहा है वो ट्रस्टी है ना, ये सुन लो। हाँ, तो मैं उसको वापस दे रहा हूँ, तो इसमें ये ऑप्शन है, थोड़ा सेफ साइड है। यस, पक्का? देन यील्ड कर्व नोट, YCN, ये क्या बेटा? It is structured debt security. Yield increases when prevailing interest rate declines. Yield decreases
when prevailing interest rate increases. This is used to hedge the interest rate. This works like inverse floater. क्या समझा? वापस करो, कोई दिक्कत नहीं। एक आधा ऑप्शन देखो, 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव, तुमको आया गलती से तो समझना जरूरी है। व्हाट इज YCN? स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी है। यस और नो? अगर मार्केट का प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है तो यू विल गेट मोर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रीवेलिंग मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तुमको क्या मिलेगा? यील्ड इंक्रीज होगी। अगर प्रीवेलिंग मार्केट रेट क्या है बेटा, ऊपर जा रहा है तो तुम्हारी यील्ड क्या होगी? डिक्लाइन होगी। वही सेकंड और थर्ड लाइन में दिया है, चेक करो। इट्स ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। इट्स अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मैं बाद में बताऊंगा। अगर वो चीज में गया तो बहुत ज्यादा डिटेल में घुसना पड़ेगा। नॉर्मल हेजिंग की कंसेप्ट क्या है, मैंने बताया था ना पिछले साल। यस एग्जैक्टली, और टू अर्न द मोर प्रॉफिट। तूने कश्मीर से एप्पल खरीदे और यहाँ पे बेचे, ये हेजिंग नहीं है क्या? हाँ, तो जियोग्राफिकल हेजिंग का एग्जांपल है ना। वहां पे सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पे सप्लाई कम है। वैसे ही तूने 4% से लोन उठाया और बाहर 60% से बेचा, क्या हुआ? हेजिंग है ना? नहीं है? बहुत सारे एग्जांपल है हेजिंग के, अपन जाएंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। क्यों? अपने को लीवरेज नाम का टॉपिक भी है। बहुत सारे फाइनेंस में अपन बहुत सारी चीजें सीखेंगे, टेंशन मत लो, डिटेल में जाएंगे। नाउ यूरो बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरो बॉन्ड्स आर इशूड or traded in a country using a currency other than the one which the bond is denominated. This means that the bond use a certain currency but operates outside the jurisdiction of the central bank that issues that currency. मतलब जो बैंक वो करेंसी इशू कर रही है उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर वो करेंसी चलने वाली है। डेफिनेटली बाहर चलेगा। ये हो सकता है क्या, मैं अगर डॉलर 82 रुपए से खरीदूं और 83 रुपए में बेचूं, इस तरह कुछ है क्या? वो हेजिंग का अलग कंसेप्ट है बेटा। आई विल गिव यू द कंसेप्ट ऑफ हेजिंग इन डिटेल, डोंट वरी। अभी तू जो है वो पढ़। यूरो बॉन्ड क्या है देख। मैं ये फाइनेंस के सोर्स पे तौर पे यूज कर रहा हूँ। तू प्रॉफिट के तौर पे क्यों सोच रहा है? तू धंधा करने थोड़ी बैठा है पगली। तू फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। तू सीधा ट्रेडर ऑप्शन में मत घुस। जो तेरा बेसिक मोटो है ना ट्रेडर ऑप्शन का, इक्विटी शेयर ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, उसमें मत जा। ये सिर्फ चीज क्या है, मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए। ऑब्वियसली भाई मैं पैसे कैसे खड़ा करूंगा, ये सोर्स अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तू वहां पे प्रॉफिट के बारे में क्यों सोच रहा? व्यू अप्रोच चेंज मत कर। टॉपिक का अप्रोच क्या है? टू रेज द फंड्स, खत्म। वो झक मारा देना। अभी तेरे को क्या लेना देना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या तेरा अभी कंसिडरेशन में? तेरा अभी कंसिडरेशन क्या चल रहा है? बस फंड रेजिंग, उसके ऊपर ध्यान दो। फंड रेजिंग में भी क्या है? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। अभी तुम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के बारे में सोच रहे हो ना, बस खत्म, वही सोचो। बाद में जाएंगे अपन कहां पे? शॉर्ट टर्म पे। और कॉस्ट जब आएगी तब बताऊंगा ना, वहां पे ही बताऊंगा कि मेरे को कौन सा फंड फॉरवर्ड रहा। वो भी एजिंग कंसेप्ट ही है ना। अभी सिर्फ अंदो सोर्स ऑफ फाइनेंस। यस, खत्म, आगे ये पढ़ लोगे ना अभी। देखो, यूरो बॉन्ड्स आर इशूड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। For example, British company may issue euro bonds in Germany, denominating it in US dollars. अभी बता ना, वो देश की करेंसी में तो इशू कर नहीं सकते अपन, तो अपने को दूसरे देश की करेंसी में इशू करने पड़ेंगे। आए ना? वो दूसरे देश की करेंसी में अपने को इशू करने देंगे क्या? देंगे ना। ट्रस्ट होगा वहां पे, एसेट सिक्योरिटाइज होगा।
उतना वैल्यूएशन दिया जाएगा, उसके बाद ही तू इशू कर सकता है। ऐसे ही तू जाएगा कहीं से भी पैसे उठाएगा, आइश करेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना, उसको कुछ तो बेस रहेगा ना। तो उसकी प्रोसीजर बेस अभी तुमको दिया है क्या? नहीं, तुमको सिर्फ बोला है कि किस तरीके से पैसे कलेक्ट होते हैं, वो किस तरीके से इशू किया जाता है, ये तुमको अभी बताया है क्या? नहीं। अभी सिर्फ इतना याद रखो क्या, इस तरीके से पैसे उठाते हैं। कैसे इशू करते हैं सर, मैं बाद में बताऊंगा। सिलेबस में है नहीं, अभी दिया है क्या? नहीं। और नहीं तो मेरे को बताना पड़ेगा कि वहां पे तुम्हारा क्या रहता है। जैसे अपना CDSL है ना, अपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी है कि नहीं है, और NDSL है, डिपॉजिटरीज है, वैसे ही डिपॉजिटरीज है। अभी ADR GDR दिया रहेगा, तो अभी मैं ADR GDR का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँ क्या? ADR GDR क्या है? वहाँ की जो डिपॉजिटरीज है, समझो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ADR क्या है? वहाँ की जो डिपॉजिटरी है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना मेरे को तकलीफ दे, मेरे पास इतने डॉक्यूमेंटेशन करने को टाइम नहीं है, लेकिन मेरा वहाँ पे गुडविल है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, उनके डिपॉजिटरी को मिलूंगा, एग्रीमेंट करूंगा, मेरे शेयर्स उनके पास डिपॉजिट करके छोड़ूंगा, और फिर वो वहाँ पे उसके ADR क्या करेंगे? इशू करेंगे। वो ADR वहाँ पे शेयर के जैसे मार्केट में फ्लोट करेंगे, लोग आके खरीदेंगे, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरी कंपनी की औकात बढ़ गई, तो मेरे ADR जो मेरे कंपनी के अगेंस्ट इशू हुए थे उसकी भी औकात क्या होंगी? ऊपर नीचे होंगी, लाइक ए शेयर। मैं अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो वो उनको जाएगा, किसको? डिपॉजिटरी को। और डिपॉजिटरी अल्टीमेटली किसको देगी? जो ADR होल्डर्स है उनको देगी। मतलब उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होके वो शेयर इशू करके ये सब लफड़े करने से बेहतर है मैं शॉर्टकट में इस तरीके से फाइनेंस गेन करता हूँ। समझा गया? अरे आधे लोगों को ADR GDR से लॉन्ग फॉर्म पता है, किस तरीके से इशू होता है मालूम ही नहीं है। GDR क्या है? वो क्या होता है? कुछ नहीं, जो ग्लोबल डिपॉजिटरीज है, जो एक से ज्यादा कंट्री में काम करते हैं, वो इस मैकेनिज्म से मुझे पैसा ला के देते हैं। तुम बोलोगे सर वो कैसे इशू करते हैं? सर अरे वहां पे भी मेरे NRI लोग है ना, उनको तो मालूम है ना मैं कौन है, वो पहचानते ना मेरे को, मेरी कंपनी को। अभी मैं उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए मुझे बहुत सारी पापड़ बेलने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस से जाना पड़ेगा। इतना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने को मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ झंझट में उनके ऑडिट बिडिट सारी चीजें। तो भाई ये मेरा है, ये है, ये तुम्हारे पास शेयर रखो, उसको कन्वर्ट करो, इशू करो, मेरे को पैसा दो। मालूम था क्या तेरे को? मालूम होना चाहिए था। तेरे को SP था ना 12th में, तो पगले SP में था 12th के, डिटेल में था, पढ़ना चाहिए था। नहीं सर हमने रट्टा मारा था, गलत था। ये सब था तुमको 12th के SP में, ये सारी चीजें थी, तुमने पढ़ा नहीं, फिर भी तुमको 90 के ऊपर मार्क्स रहेंगे SP में। ग्रेट। आगे नहीं क्या था? थोड़ा मैथ्स था, ठीक है, मैथ ऑप्शन था। ये सबसे गलत चीज है यार। मैं बोलता है SP और मैथ्स दोनों चीजें कंपलसरी चाहिए। तुम एक आधी लैंग्वेज डिलीट करो वो चलेगा, बट SP और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए। ये क्या है? SP लो नहीं तो मैथ्स लो, अब दोनों जरूरी है यार। फाउंडेशन के लिए मैं मानता हूँ मैथ्स ज्यादा जरूरी है, बट बेस तैयार हो रहा तुम्हारा लॉ का यार, रहने दो ना SP भी कंपलसरी में। 6 की जगह 7 सब्जेक्ट करो बच्चों को, क्या फर्क पड़ रहा? ज्यादा सीखेंगे। सही बात है कि नहीं? क्या भी बोलने का, तुमको अगर लगा तो सजेशंस दो। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म हैज नथिंग टू डू विथ यूरो, and the prefix euro is used more generally to refer to the deposit outside the jurisdiction of the domestic central bank. यूरो मतलब सीधा लगे यूरोपियन करके मत समझो उसको, इट इज जस्ट प्रीफिक्स यूज्ड। नहीं तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में जानबूझ के यूरोपियन डालेंगे, आप उसको पकड़ोगे क्योंकि दिख रहा यूरो है उसमें। सही बात है ना? नाउ इंडियन बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, क्या नाम है? ग्रेट ना। सेकंड म्यूनिसिपल बॉन्ड, थर्ड
गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। सही बात है ना? चलो पढ़ते हैं, ये तीनों पढ़ लोगे क्या? चलो मसाला बॉन्ड बोलते हैं, स्पाइस बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? Spice bond is an Indian name used for rupee-dominated bonds that Indian corporate borrowers can sell to the investor in overseas market. उसको स्पाइस बॉन्ड बोलते हो। उनको मसाला नहीं समझते, उसको स्पाइस बॉन्ड बोलते हैं। These bonds are issued outside India but denominated in Indian rupees. Outside jurisdiction. Type of बोल सकती है तू, वही है। अरे मैं मानता हूँ ना मेरे भाई, ये इंडियन रुपीज में वहां पे जा रहा है, वो फॉरेन करेंसी में जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एनटीपीसी रेज 2000 crores वाया मसाला बॉन्ड्स फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ईयर 2000। एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। मेरे हिसाब से तो वही आना चाहिए। सही बात है ना? म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर used to finance urban infrastructure are increasingly evident in India. Ahmedabad Municipal Corporation issued a first historical municipal bond in Asia to raise 100 crore from the capital market for the part of financing water supply project. कोई दिक्कत? Then government or treasury bond. Government or treasury bonds are bond issued by Government of India, Reserve Bank of India, any state government or any other government departments. ये वो खुद फंड्स उठाने के लिए बना रही है। रोड के बॉन्ड इसमें आएगा? हाँ आएगा ना मेरे भाई, क्यों नहीं आएगा? वो भी कंपनीज है ना, डिपार्टमेंट है। नहीं वो कंपनीज है, वो कंपनीज के थ्रू इशू कर रहे हैं। डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो कर रही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई भी कर रही ना, वो पैसे लेके तुम्हारे प्रोजेक्ट में डाल रही है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको बेच दे रही है उसके ऊपर। पक्का ये क्या होगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। गवर्नमेंट कंपनी से ज्यादा ये किसके लिए जरूरी है? गवर्नमेंट। श्योर? नाउ फाइनेंशियल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा कौन कौन देता है और कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं? पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, 1918 का एस्टेब्लिशमेंट है ब्रिटिशर्स का, कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कोई दिक्कत? उसके बाद SFC दैट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट 1951। IDBI दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1954, कन्वर्टेड इनटू बैंक। देन नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NIDC, 1954। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, established in 1955, converted into bank and privatized, ICICI। LIC अभी तक दिया नहीं है यहाँ पे, 1956 कॉर्पोरेटेड। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964। देन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI, 1971। पक्का? उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है बेटा? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, established in 1944। देन द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, 1956। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, 1966। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जो तुम हमेशा देखते हो, ज्यादातर बैलेंस शीट में आपको ये चीज मिलती है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। नॉर्मल है, कमर्शियल बैंक आपको दो टाइप के लोन देती है, एक मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल लोन फॉर शॉर्ट टर्म। पक्का? कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? श्योर ना? खत्म। ब्रिज फाइनेंस की कंसेप्ट है। कितने पेजेस है इसमें? कितना बचा है? तो 2 लेक्चर में खत्म करने के केस को। ठीक है, फिर अपन कमर्शियल जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग जो है, सुन नो, ब्रिज फाइनेंस के बाद वेंचर कैपिटल फाइनेंस है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद डेट सिक्योरिटाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पढ़ेंगे। लीज फाइनेंस भी अच्छी कंसेप्ट है, ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज वगैरह, ये भी अपन कल पढ़ लेंगे। देन सेल्स एंड लीज बैक, अदर टाइप ऑफ लीजेस, ये भी पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है 2.4224 से, वो सब आसान चीज है, वो सब आसान चीज है। तो ये जो कंसेप्ट है अपन
कल ले लेंगे। सही बात है ना? या ले लो अभी? एक घंटे हो गए। तो ठीक है, 1 घंटा हो गया होगा, तो अगले 1 घंटे में अपन ये बाद में खत्म करेंगे। कहाँ से? मतलब कमर्शियल बैंक से, है ना? ब्रिज फाइनेंस तुम पढ़ लो और आने के बाद मेरे को एक्सप्लेन करो। अपन वेंचर कैपिटल से उठाएंगे। ब्रिज फाइनेंस की कंसेप्ट भी दूंगा मैं 2 मिनट में, और उसके बाद वी विल गो फॉर वेंचर कैपिटल, लीज बैक, डेट सिक्योरिटाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सीखने के बाद अपन कहाँ पे जाएंगे? नॉर्मल वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट के लिए। वो ठीक है ना, एडीआर सब एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन मत लो, 1 घंटे में हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी अपना कल खत्म हो जाएगा। फिर अपन एग्जैक्ट प्रैक्टिकल जोन में आएंगे रेशियो एनालिसिस से। ठीक है? सो कल विल फिनिश इट ऑफ विद द थ्योरी। तो पहले 4 लेक्चर हो गए थ्योरी के। सही बात है ना? ये तीसरा था और चौथा। तो 4 लेक्चर में थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो उसमें आप बोर नहीं होंगे, आपसे ज्यादा मैं बोर नहीं होऊंगा। सही बात है? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, सी यू।